हेलो दोस्तों, राधे राधे। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम सीट आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आप लोग सब जान ही गए होंगे। ठीक है, तो कल मैंने हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए थे। आशा करती हूँ कि आपने देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के मेरे चैनल पर उस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी रहेगी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। 9 से 10 दिन बचे हुए हैं खाली बस, और आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न कराऊंगी। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं अति लघु उत्तरीय। आज भी मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही करवाऊंगी। ठीक है, तो 2015 के 16 के जितने भी करा पाऊंगी उतने कराऊंगी। चलिए समय ना गवाते हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न सबसे पहला है कि मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कूट काटता है। तो ये आयताकार के प्रकार से काटता है। फिर ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन क्या है? ईंधन ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसका आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ये क्या है? एक ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब ये जलता है, जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, 3 प्रकार से होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ये आता ही आता है। और इसमें पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस समीकरण को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि जांघ की अस्थि का नाम बताइए। तो क्या होगी? फीमर होगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 नंबर में है। आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि 4Na+O2 समीकरण को पूरा कीजिए। तो हम इसको पूरा कैसे करेंगे? 2Na2O। ठीक है, फिर अगला है किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीकों को लिखिए। जो इसमें पूछा गया है उसी को हमें बताना है खाली बस, कि परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक क्या क्या होते हैं। तो ZAX9। तो यहाँ पर जो हमारा A है वो परमाणु संख्या है, Z है A जो है हमारा परमाणु द्रव्यमान है, Z हमारा परमाणु संख्या है और X जो हो जाएगा वो तत्व हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम इसमें इंक्लूड कर पाएँ, जिससे आप एक ही वीडियो में काफ़ी सारा चीज़ों को पढ़ पाएँ, क्योंकि समय कम है आपके पास और आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। क्योंकि सभी भी पेपर होंगे, जानते हैं कि डीएलएड में एक दिन में 2 से 3 पेपर होते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखनी होती हैं। बस बाद में आप एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने का टाइम मिलता है, बाकी आपको टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। चलिए आशा करती हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ मेरा सही समझ में आ रहा होगा और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है कि तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तीव्र परिवर्तन हिंदी में कहते हैं तेज परिवर्तन। ठीक है, तो तेज गति से होने वाले परिवर्तन को हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप माचिस की तीली जलाइए तो कितनी जल्दी फटाफट से जल जाती है। ठीक है, रसोई गैस का जलना वही फटाफट से जल जाती है, तो इसे हम कहते हैं तीव्र परिवर्तन, जो बहुत तेजी से परिवर्तित होते हैं किसी चीज में। ठीक है, फिर आता है वाष्पन किसे कहते हैं। तो जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है उसे हम वाष्पन कहते हैं। जब हम पृथ्वी पर, मतलब हम जब पृथ्वी यहाँ पर समझ लीजिए, जब हम किसी काम को या किसी जल को, पानी को गर्म करते हैं और जो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है उसे हम वाष्पन कहते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है चाल किसे कहते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ही आया है। तो चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। या एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है मीटर सेकंड। मतलब किसी वस्तु द्वारा एक समय में चली गई दूरी, उसे हम कहते हैं चाल कहते हैं। ठीक है, फिर फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है।
फसल चक्रण आमतौर भाषा में हम समझेंगे क्या होता है कि जब हम खेतों में फसल का उत्पादन करते हैं तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक ही फसल को हमें बार बार नहीं उगाना होता है, हमें थोड़ा उसको बदल बदल के करना होता है, जिससे हमारी जो मिट्टी होती है वो उसकी उर्वरकता और उसकी उपजाऊ जो शक्ति होती है वो बनी रहे। उसे ही हम कहते हैं फसल चक्रण। मतलब किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो, उसे हम फसल चक्रण कहते हैं। साधारण भाषा में हम इसको यही कह सकते हैं कि एक ही प्रकार की फसल को बार बार ना उगाना। मतलब जैसे अभी मान लीजिए सरसों लगाई है, फिर हम बदल के सरसों लगा देंगे तो सरसों नहीं होगी भी तो नहीं अच्छे से होगी, और हमारी जो मिट्टी होगी खेतों की वो उर्वर शक्ति नष्ट कर देगी। इसलिए हमें बदल बदल के फसलों को लगाना होता है। ठीक है। फिर उत्तोलक, उत्तोलक क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने प्रकार के होते हैं आपने पढ़ा है, 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है। जो इसके प्रकार को अगर हम डिवाइड करें तो 3 प्रकार से हमने देखा है कि एक होता है आलंब, एक होता है भार और एक होता है आयास। ठीक है। तो पहले प्रकार के जो पहला प्रथम उत्तोलक होगा वो होगा जिसमें आलंब बीच में होगा, द्वितीय प्रकार का जिसमें भार बीच में होगा, तृतीय प्रकार का जिसमें आयास बीच में होगा। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि आलंब को हम ज़्यादातर, इसमें डेफिनेशन आएगी तो आप इसी प्रकार बता सकते हैं कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आयास जो होता है, आलंब जो होता है वो आयास भार के बीच में होता है। ठीक है। और इसके आप उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा 2-2, क्योंकि बहुत जरूर पूछता है। ठीक है। फिर सिरके का रासायनिक सूत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडा का, खाने वाले सोडा का, ये भी बहुत आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। CH3COOH एसिटिक एसिड सिरके का रासायनिक सूत्र होता है। फिर मेस्टलन हल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये होता है कि ऊपर की मिट्टी को नीचे करना और नीचे की मिट्टी को ऊपर करना। फिर वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वसा में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं और जल में, तो इसको आप सिंपल सा याद कर सकते हैं कि वसा में घुलनशील 4 होते हैं और जल में 2 होते हैं। सिंपल से याद करने का तरीका होता है कीड़ा की KEDA और जल में BC, बस इतना सिंपल से याद कर लीजिएगा आप, आपको 1 नंबर आराम से मिल सकता है। फिर सरल मशीन कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि कई प्रकार से होती है, जैसे उत्तोलक, पेंच, झुका हुआ तल, घिरनी, पहिया, धुरी। ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक। फिर आगे आता है हमारा प्रश्न। सौरमंडल से 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सौरमंडल के में सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो इसमें बुध है, लेकिन आप लाइन से सारे याद कर लीजिएगा। जितने ग्रह होते हैं 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपसे पहला भी मतलब नज़दीक पूछ सकता है, दूर पूछ सकता है, बाह्य पूछ सकता है, आंतरिक ग्रह पूछ सकता है। तो आप इस तरीके से लाइन से अच्छे से याद कर लीजिएगा, बुध, पृथ्वी, इस तरीके से याद कर लीजिएगा तो आसानी से आप लिखने समय ध्यान रहेगा आपका। ठीक है। फिर मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 29 होती है। ठीक है। मानव की खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 29 होती है। फिर कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग से होता है, तो मैलपीगियन की या निसर्ग नलिकाओं की मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां होती हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है, किसी एक अम्ल और एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसको भी याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है, तो +3 है। ठीक है। फिर है, ऊर्जा के संरक्षण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है, तो संवहन द्वारा होता है। फिर संवहन द्वारा, जैसे पानी। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, अगला प्रश्न है, तो 2 प्रकार की, स्थितिज और गतिज। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। फिर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। ठीक है। मैरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, जैसे माँ का दूध ना पीना या भोजन उचित मात्रा में ना लेना, इसकी कमी से मैरेस्मस रोग होता है। फिर कास्टिक सोडा और खाने वाला सोडा, मैंने भी बताया कि प्रश्न आता है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaOH, और खाने का सोडा जो हो जाएगा वो NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है।
फिर है एक प्रश्न हमारा, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम लिख लिए, तो आप DDT लिख सकते हैं, BHC लिखते हैं, मेलाथीन लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक पूछा गया है तो आप 2 लिख दीजिएगा, सफिशिएंट है आपका लिए। ठीक है। फिर विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स या सूखा रोग होता है। ठीक है। तो ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं करूँगी, इतना ही करूँगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और आप निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहिए। अब बहुत समय कम बचा है, अगर आपको अच्छे नंबर से अपना परसेंटेज बनाना है तो आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए, रटिए नहीं, समझिए उस चीज़ों को कैसे कैसे करना है। ठीक है। आपके पास मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, SST है, क्योंकि SST बहुत बड़ा पेपर होता है, उसमें भी आपको टाइम दीजिए। तो आप जिस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाया है आपने पढ़ने का, उस तरीके से पढ़िए, लेकिन सारे सब्जेक्ट को आप समय दीजिए। ऐसा नहीं कि एक को ही आप पूरा दिन पढ़ते रह रहे हैं, अगले को पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा, आप अच्छे से पढ़िए और आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।